दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है चमत्कारी तावीज। ये मनोज कॉमिक्स वालों की स्टोरी है और ये सेकंड पार्ट है। इसका पहला पार्ट है दो मांत्रिक। तो पहले आप उसको पढ़ लेना, वो कॉमिक्स आपको मिल जाएगी प्ले लिस्ट में मनोज स्टोरी का फोल्डर उसके अंदर। अगर उसको पढ़ लेना आप, नहीं तो आपको स्टोरी कुछ भी समझ में नहीं आएगी। यहाँ पर ये पहले पार्ट की स्टोरी है दो मांत्रिक की। तो ये आपने पढ़ ली होगी। अब आगे पढ़ता हूँ। और कुछ देर सुस्ताने के पश्चात चार्ली फिर एक और बढ़ चला। चलते चलते वह एक पहाड़ी इलाके में गुफा के द्वार पर जा पहुंचा। यदि गुफा सुरक्षित हुई तो रात यहीं काट लूंगा। लेकिन गुफा में प्रविष्ट हुआ भी चार्ली कुछ कदम ही आगे बढ़ा होगा कि सामने अब उसे एक 2 फुट का बौना खड़ा दिखाई दिया। उसकी लंबी दाढ़ी जमीन तक लटक रही थी। चार्ली उसे देख आश्चर्यचकित हो उठा, क्योंकि कद में वह उससे भी छोटा था। आओ आओ दोस्त, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मेरा आश्चर्य है, मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं। फिर तुम्हें मेरे आने का कैसे पता चला? कौन हो तुम और यह इस गुफा में क्या कर रहे हो? मुझे अब दोस्त ही समझो। मुझे तुम्हारे और तुम्हारे उद्देश्य के बारे में सब कुछ मालूम है। इसलिए तुम्हें खतरे से आगाह करने के लिए मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ओ, किस खतरे से आगाह करना चाहते हो तुम मुझे? सुनो दोस्त, जिस शक्ति से तुम टकराने जा रहे हो उसका तुम अकेले मुकाबला नहीं कर सकते। मैं तुम्हें कुछ ऐसी वस्तुएं दूंगा जो मार्ग में आने वाले खतरों से निपटने में तुम्हारी सहायता करेंगी। लेकिन उससे पहले तुम कुछ खा पी लो और आराम कर ताजा दम हो लो। कहने के साथ उस दाढ़ी वाले बोने ने हवा में हाथ हिलाया। तुरंत ही न जाने कहां से कि मैं हवा में तैरती हुई वहां आई। ओह! और ठीक चार्ली के सामने जमीन पर छितर हो गई। उस मेज की तरह ही तरह तरह के स्वादिष्ट भोजनों से सजी थालियां भी हवा में तैरती हुई आकर मेज पर सजने लगी। कितना अद्भुत है यह सब कुछ! बिल्कुल किसी जादुई सपने जैसा लग रहा है। चार्ली ने पेट भर भोजन किया। वाह, क्या स्वादिष्ट भोजन! मजा आ गया। और फिर सो गया। जब वह सोकर उठा तो उसने दाढ़ी वाले बोने को अपने सामने खड़े पाया। मेरे विचार से अब तुम बिल्कुल तरोताजा होगे। अब उठो और मेरे साथ आओ। चार्ली उसके साथ चल पड़ा। एक स्थान पर दाढ़ी वाला बोना रुक गया। वहां एक घोड़ा खड़ा था। सुनो दोस्त, जिस घाटी में तुम जा रहे हो वह चमत्कार की घाटी है। आज तक जो भी उस घाटी में गया वह जिंदा लौट कर नहीं आया। इसलिए यदि तुम चाहो तो अपनी यात्रा स्थगित कर सकते हो। नहीं, यह नहीं हो सकता। मैं राजकुमार को छुड़ाने सिंधु घाटी अवश्य जाऊंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। हूं तो ठीक है, तुम इस घोड़े को अपने साथ ले जाओ। यह घोड़ा तुम्हें आसानी से सिंधु घाटी तक पहुंचा देगा। लेकिन वहां पहुंचने के बाद तुम इस घोड़े को छोड़ देना, ठीक है? उसके बाद दाढ़ी वाले बोने ने एक तलवार उसे देते हुए कहा, यह तलवार तुम अपने पास रख लो। इसके द्वारा तुम बड़ी से बड़ी मुसीबत से टकरा सकते हो। चार्ली अपने अजनबी मित्र दाढ़ी वाले बोने का धन्यवाद अदा कर और उस सफेद रंग के घोड़े पर सवार हो गुफा से बाहर निकल आया। 2 सप्ताह की लगातार यात्रा के बाद चार्ली सिंधु घाटी पहुंच गया। बस मेरे दोस्त, तुम्हारा और मेरा साथ यहीं तक का था। अब तुम लौट जाओ। तुम्हारे मालिक ने मुझे तुम्हें यहीं छोड़ देने के लिए कहा था। और घोड़ा वापस लौट गया। जब घोड़ा चार्ली की नजरों से ओझल हो गया तो वह पलटकर पहाड़ी के मध्य दिखाई देने वाले विशाल द्वार से होता हुआ सिंधु घाटी के भीतर प्रविष्ट हो गया। दूसरी ओर पहुंचते ही उसकी आंखें सामने दिखाई दे रही स्वर्ण नगरी को देखकर आश्चर्य से फैल गई। वह, यह नगरी तो पूरी सोने से बनी मालूम पड़ती है। फिर अभी चार्ली अवाक सा उस स्वर्ण नगरी को देख ही रहा था, तभी उससे अपने पीछे से एक भयंकर फुंकार सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो एक अजगर उस पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ रहा था। ओह! चार्ली ने झट अपनी म्यान से दाढ़ी वाले बोने द्वारा दी गई तलवार निकाली और जैसे अजगर उसके समीप आया, खचाक! उसने एक ही बार में उसका सर धड़ से अलग कर दिया। जैसे चमत्कार हुआ, सिर कटते अजगर का शरीर गायब हो गया और वहां पर एक बौना शेर झुकाए खड़ा दिखाई दिया। आश्चर्य! फिर एक नया चमत्कार! कौन हो तुम? मैं सिंधु घाटी स्वर्ण नगरी के मुख्य पुजारी का पुत्र हूँ और आज से आप ही मेरे स्वामी हैं।
मैं तुम्हारा स्वामी, मैं कुछ समझा नहीं भाई, जो कुछ कहना साफ साफ कहो। तो सुनिए, मेरे पिता यहाँ के मुख्य पुजारी थे, जिन्हें मारकर काल भैरव नाम का दुष्ट मांत्रिक उनके स्थान पर बैठ गया। उस दुष्ट ने ही मुझे अजगर बनाकर द्वार रक्षक के रूप में रख छोड़ा था, ताकि यहाँ प्रवेश करने वाले को मैं मौत के घाट उतार दूं। और आज तक मैं यही करता आया हूँ। आज तक जो भी यहाँ आया वह मेरे हाथों मारा गया। परंतु आपने मुझे इस कुकर्ते और अजगर की योनि से मुक्ति दिलाई, अतः आज से आप मेरे स्वामी हुए। आज्ञा कीजिए स्वामी, मेरे लिए क्या आदेश है? ओ, तुम्हारा नाम क्या है दोस्त? मेरा नाम मार्तंड है। क्या तुम मुझे यहाँ का दिशा ज्ञान कराने में सहायता करोगे? अवश्य, आइए मेरे साथ। फिर दोनों आगे बढ़ने लगे। मार्तंड चार्ली का मार्गदर्शन कर रहा था, लेकिन अभी वे थोड़ी दूर पहुंचे होंगे कि कहीं से एक बंदर उछलता कूदता हुआ उनकी ओर बढ़ा और मार्तंड के कंधे पर आकर बैठ गया। चार्ली ने चकित होकर पूछा, कौन है यह बंदर? क्या यह तुमसे परिचित है? यह मेरा साथी रंगीला है। इतने दिनों के बाद भी मुझे देखते ही पहचान गया और मेरे पास आ गया। यह भी मार्ग में हमारी सहायता करेगा। फिर वे आगे बढ़ चले। अब धूप काफी तेज हो गई थी, इसलिए उन्होंने कहीं पर कुछ देर विश्राम करने का इरादा किया और सामने दिखाई दे रही गुफा की तरफ बढ़ने लगे। सुबह कुछ देर और उस गुफा में आराम करने के पश्चात आगे बढ़ेंगे, जैसी आपकी इच्छा स्वामी। कुछ ही देर बाद वे उस गुफा के भीतर थे। अंदर उन्हें एक बूढ़ा बना दिखाई दिया। मार्तंड ने उस बूढ़े से पूछा, क्यों बाबा, मैं कुछ खाने को मिलेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, तुम दोनों यहाँ बैठो, मैं भी तुम्हारे लिए भोजन का बंदोबस्त करता हूँ। कहकर बूढ़ा बोना वहां से चला गया। जब थोड़ी देर बाद वह वापस आया तो उसके हाथ में भोजन की एक थाली थमी हुई थी। उसने वह थाली उन दोनों के सामने रख दो। लो बच्चों, पेट भरकर भोजन करो। चार्ली और मार्टन को बड़ी जोरों की भूख लगी थी, इसलिए वे तुरंत खाने के लिए बैठ गए। लेकिन जैसे उन्होंने उन्होंने खाने के लिए थाली की ओर हाथ बढ़ाए, मार्टन के कंधे पर बैठा बंदर उछलकर नीचे उतरा और उसने थाली उलट दी। रंगीला, रंगीला, यह तुम क्या कर रहे हो? अरे मार्टन, रोको उसे। थाली को उलटने के पश्चात बंदर पुनः खो खो करता हुआ मार्तन के कंधे पर चढ़ गया। ओफ, यह इस कम वक्त ने क्या किया? स्वामी, अवश्य इस भोजन में कोई बात है, अन्यथा रंगीला कभी ऐसी हरकत नहीं करता। अतः पहले मुझे अपने संदेह का निवारण कर लेने दीजिए। फिर मार्तन ने भोजन का एक टुकड़ा उठा बंदर को खिला दिया। थोड़ी देर तक बंदर झूमता रहा, फिर अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। देखा स्वामी, अब साफ है कि इस बूढ़े ने इस भोजन में नशीली दवा मिला रखी है। चार्ली तुरंत बयान से तलवार निकालकर बूढ़े बोने को मारने दौड़ा। दुष्ट, बताओ कौन हो तुम, वरना जिंदा नहीं बचोगे। फिर ठहरो, मुझे मत मारो। बूढ़ा भयभीत हो चीखा और दूसरे पल वह अपने असली रूप में आ गया। अरे, यह तो काल भैरव का वफादार सेवक नागंदा है। शायद यह हमें नशीला भोजन कराकर बंदी बना काल भैरव को सौंपना चाहता था। ओह! नागंदा तुरंत चार्ली के पैरों पर गिर पड़ा और अपनी जान की भीख मांगने लगा। मुझे माफ कर दीजिए स्वामी, मुझे भूल हुई। आज से जो आप कहेंगे मैं वही करूंगा। तब बताओ काल भैरव हमें कहाँ मिलेगा? वह तोम्बुला नामक स्थान पर रहता है। ओह, इस स्थान के बारे में तो मुझे भी कुछ पता नहीं है। तब कुछ सोचकर चार्ली बोला, सुनो नागंदा, तुम्हारी जान केवल इसी शर्त पर बख्शी जा सकती है कि तुम हमें तांबुला तक पहुंचाओ। मुझे मंजूर है स्वामी, आइए चले। फिर बंदर को होश में लाकर तीनों गुफा से निकलकर एक और बढ़ चले। मार्तंड ने अपने साथ गुफा से नागंदा द्वारा अपने लिए तैयार किया कुछ भोजन एक पोटली में बांध लिया था तथा खतरे से निपटने के लिए एक भाला भी हाथ में ले लिया था। दूसरे दिन वे एक जंगल को पार कर एक बड़ी सी नदी के निकट जा पहुंचे। नदी सैकड़ों मगरमच्छों से भरी पड़ी थी। उफ, यह नदी तो मगरमच्छों से भरी पड़ी है। फिर लहरें भी काफी तेज उठ रही है। स्वामी, मुझे तो ऐसा लगता है कि यह दुष्ट नागंदा हमें जानबूझकर मरवाने के लिए इस गलत मार्ग पर ले आया है। मार्तंड की बात सुनकर नागंदा जल्दी से बोल उठा, नहीं नहीं, मुझे गलत मत समझिए। इस नदी को पार करना जरूरी नहीं है। हम इसके किनारे किनारे 10 मील चलने के पश्चात
एक पहाड़ को पार करने के बाद 3 मील और चलने पर तोम्बुला पहुंच सकते हैं। और तब तो हमें इतने लंबे सफर को तय कर तोम्बुला पहुंचने में 4-5 दिन लग जाएंगे। हाँ, इतना समय तो लग ही जाएगा, वरना यदि हम यहीं से नदी को पार करें तो तोम्बुला लगभग आधा मील दूरी पर पड़ेगा। क्या मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हो? नदी में मगरमच्छ है, भला इनसे बचकर कैसे नदी पार कर सकते हैं? पेड़ों की डालें काटकर उनसे नाव तैयार कर हम आसानी से दूसरी ओर पहुंच सकते हैं। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन हम इसी बात का कैसे विश्वास करें कि नदी को पार करने के पश्चात हम तोम्बुला में पहुंच जाएंगे? इसका विश्वास आप किसी भी ऊंचे पेड़ पर चढ़कर कर सकते हैं। ऊंचाई से आपको तोम्बुला गांव दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तुम्हारी बात की सच्चाई का भी पता चल जाएगा मार्तंड। तुम किसी ऊंचे पेड़ पर चढ़कर देखो। बहुत अच्छा स्वामी। फिर मार्तंड बंदरों जैसी फुर्ती के साथ एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। 2-3 मील की दूरी पर उसे वास्तव में धुआं सा उठता दिखाई दिया। वास्तव में वहां कोई गांव ही मालूम पड़ता है। पेड़ से नीचे उतरकर मार्तंड ने जो कुछ देखा था वह चार्ली को बता दिया। और तब तो हमें बड़ा चौकन्ना रहना होगा। हो सकता काल भैरव हमारा इंतजार करता यहीं कहीं छुपा हो। ठीक है स्वामी, लेकिन नदी पार करने से पहले अच्छा यही होगा कि हम यहीं भोजन कर कुछ देर आराम करें और ताजा दम हो लें। तुम ठीक है, तो निकालो भोजन की पोटली। फिर वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करने लगे। नागंदा ने भोजन करने के लिए मना कर दिया था। वे दोनों भोजन में लगे। मौका अच्छा है, स्वामी काल भैरव को संकेत करना चाहिए। और नागंदा चार्ली और मार्तंड की नजर बचाकर एक ऊंचे पेड़ के ऊपर चढ़ गया और गांव की ओर हाथ हिला हिलाकर कुछ संकेत करने लगा। लेकिन जैसे वह पेड़ से नीचे उतरा, बंदर जो कि शुरू से उस पर नजर रखे हुए था, उस पर छलांग लगा बैठा। खो खो खो। हाय मरा, बचाओ! नागंदा की चीख सुनकर चार्ली और मार्तंड का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हुआ। अरे, अचानक रंगीला को क्या हुआ? जरूर जरूर रंगीला ने उसे कोई गलत हरकत करते देख लिया होगा। अचानक किसी तरह अपने आप को रंगीला के बंधन से मुक्त कराकर नागंदा नदी की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन भला रंगीला इतनी इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं कहाँ छोड़ने वाला था। मार्तंड, रंगीला को रोको, वरना नागंदा नदी में जा गिरेगा। लेकिन इससे पहले कि मार्तंड रंगीला को उसका पीछा करने से रोक पाता, बंदर ने पुनः नागंदा पर आक्रमण कर दिया। भयभीत नागंदा बौखलाहट में अपने आप को संभाल नहीं सका और नदी में जा गिरा। ओह, अब वह मरा। मगरमच्छ उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नागंदा के पानी में गिरते मगरमच्छों का झुंड तेजी से उसकी ओर बढ़ा। लेकिन तभी नदी के दूसरे किनारे से उन मगरमच्छों पर बाणों की वर्षा सी होने लगी। बाण नागंदा को न लगे, यह ध्यान में रखकर ही बाण बरसाए जा रहे थे। थोड़ी देर बाद दूसरे किनारे से कट्टा कट्टा बोना लकड़ी के लट्ठों की डोंगी को तेजी से खेता हुआ नागंदा की ओर बढ़ा। मार्तंड, वह देखो, शायद वह काल भैरव का कोई सेवक जान पड़ता है। हाँ स्वामी, और वह निश्चित रूप से नागंदा को बचा ले जाने के लिए आ रहा है। और शीघ्र ही वह बोना नागंदा को उस डोंगी पर चढ़ा वापस लौट पड़ा। यह देख मार्तंड ने नागंदा को निशाना बनाकर अपना भाला फेंका। धोखेबाज, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ जाने दूंगा। परंतु भाला उस तक न पहुंच सका और धीरे धीरे डोंगी दूसरे किनारे पर जा लगी। वहां काल भैरव के सेवक धनुष बाण लिए खड़े थे। उन पेड़ों की ओर भागो मार्तंड, वरना हो सकता काल भैरव के सेवक इस बार तीरों से हमारा निशाना ले। और वे दोनों दौड़ते हुए शीघ्र ही घने पेड़ों के झुरमुटों में पहुंच गए। एक बार फिर रंगीला ने हमें दुश्मनों के जाल में फंसने से बचा लिया और नागंदा की पोल वक्त से पहले ही खुल गई, वरना न जाने हमारे साथ क्या बीतती। आप ठीक कहते हैं स्वामी, लेकिन अब तो अम्बुला गांव तक पहुंचने के लिए हमें नागंदा द्वारा बताए गए दूसरे मार्ग यानी 10 मील आगे ही पहाड़ी को ही पार करना होगा, क्योंकि दुश्मन के तीरों से बचकर नदी को पार कर पाना अब असंभव है। अभी वे आपस में विचार विमर्श कर ही रहे थे कि तभी पेड़ों के ऊपर से उन पर एक बड़ा सा जाल आकर गिरा। वे दोनों उस जाल में फंसकर रह गए और न जाने कहां से निकलकर सैकड़ों लड़ाकू बौने उन पर टूट पड़े।
इस बार चार्ली के गले में पड़े चमत्कारी ताबीज ने भी उनकी मदद नहीं की और दूसरे ही पल वे दोनों बेहोश हो चुके थे। जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने अपने आप को काली माता के मंदिर में पाया। सामने एक आसन पर एक भयानक शकल सूरज का बूढ़ा बोना बैठा था। ओ ये हम कहाँ पहुंचे और यह भयानक बूढ़ा बोना कौन है? वह काल भैरव का दाहिना हाथ बाम्बू है, स्वामी अत्यंत ही भयानक तांत्रिक। उन्हें होश में आते हुए बातें करते देख वह भयानक बूढ़ा क्रोध से दांत पीसता हुआ बोला, तुम काल भैरव को समाप्त करने जा रहे थे, लेकिन अब खुद मरोगे। मैं तुम दोनों की बलि काली माता को चढ़ाऊंगा। फिर उस शक्तिशाली बूढ़े बाम्बू ने उन्हें किसी गुड्डे के समान उठाकर अपनी बगल में और दबाया और काली माता की विशाल प्रतिमा की ओर बढ़ गया। हा हा हा। पास पहुंचकर उसने उन्हें प्रतिमा के कदमों पर पलटकर निकट ही पड़ा फरसा उठा लिया। बड़े भाग्यशाली हो जो माता के कदमों पर बलि होने जा रहे हो। चलो माता की इस कृपा का धन्यवाद अदा कर लो। लेकिन जैसे उस भयानक पुजारी ने फरसे से उन दोनों की गर्दन धड़ से जुदा करनी चाहिए, एक रस्सी का फंदा उसके गले में आकर गिरा और उसे एक जोरदार झटका लगा और उस झटके से पुजारी माता के कदमों पर जा गिरा और उसके हाथ में से फरसा भी निकल गया। फिर इससे पहले कि पुजारी संभल कर उठ पाता, न जाने कहां से रंगीला प्रकट हुआ और उसने झटपट चार्ली के बंधन खोल दिए और फिर मार्तंड की ओर बढ़ा। शाबाश रंगीला, तुम मार्तंड के बंधन खोलो, तब तक मैं इस दुष्ट तांत्रिक को सबक सिखाता हूँ। मेरे प्यारे दोस्त, जल्दी मुझे भी बंधन मुक्त करो। दूसरे क्षण चार्ली तलवार ताने बाम्बू के सिर पर था। चल दुष्ट, अब तू ले माता का नाम। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। लेकिन चार्ली को उस पर जरा भी दया नहीं आई और उसने तलवार के वार से उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। आई। उसके कटे धड़ और गर्दन से खून की धार बह निकली। तब तक रंगीला मार्तंड को भी बंधन मुक्त कर चुका था। मार्तंड, अब जल्दी से यहाँ से निकल चलो, वरना अपने एक विशिष्ट अनुचर की मौत की खबर पाकर काल भैरव अपने सेवकों के साथ है कि यहाँ कभी भी आग दमक सकता है। आप ठीक कहते स्वामी, चलिए। लेकिन तभी एकाएक रंगीला को न जाने क्या सूझी कि उसने दीवार पर चढ़कर दीवार पर लटके एक विशाल नरमुंड को उतारकर फर्श पर फेंक दिया। जैसे वह नरमुंड फर्श से टकराया, एक तेज धमाका हुआ, धड़ाम, और मंदिर हवा में उड़ने लगा। फिर देखते देखते आकाश में काफी ऊंचा उठकर तेजी से एक तरफ बढ़ने लगा। उफ, यह कैसा चमत्कार हुआ! मंदिर तो हवा में उड़ रहा है। लगता हमारी मौत आ गई है स्वामी। मंदिर को वापस पृथ्वी पर उतारने का उपाय मुझे नहीं आता। इस रंगीला के बच्चे ने सब गुड़ गोबर कर दिया। धैर्य रखो मार्तंड, घबराने से कोई काम हल नहीं होता। मुझे जरा सोचने दो। और चार्ली सोच में डूब गया। सोचते सोचते फर्श पर पड़े नरमुंड को देखकर सहसा एक एक विचार उसके मस्तिष्क में आया। इस नरमुंड के फर्श पर गिरने के साथ ही मंदिर हवा में उड़ा था। वो कहीं कहीं यही नरमुंड ही इस मंदिर के उड़ने का कारण तो नहीं। और इस विचार के दिमाग में आते चार्ली ने नरमुंड को उठाकर फिर यथास्थान लटका दिया। परिणाम आशानुकूल ही निकला। मंदिर तुरंत पृथ्वी की ओर झुकने लगा। वो मारा, देखा मंदिर नीचे उतर रहा है। जब मंदिर पृथ्वी पर उतर आया तो चांदनी मातंड व रंगीला के साथ बाहर निकला, परंतु सामने फैले जंगल को देखकर उनके चेहरों पर फिर चिंता के भाव उभर आए। वो यह तो हम फिर किसी जंगल में आ पहुंचे। पता नहीं हमारी मंजिल अब और कितनी दूर हो गई होगी। हाँ, यह हमारा दुर्भाग्य ही है कि मंजिल के निकट पहुंचकर भी फिर हम उससे दूर हो गए। रात मंदिर में काटनी हमारे लिए उचित रहेगी। सुबह होने पर हम फिर से तंबुला गांव का मार्ग खोजेंगे। और वे पुनः मंदिर में प्रविष्ट हो फर्श पर ही लेट गए। लेकिन लगभग आधी रात के समय बंदर ने आकर उन्हें जगा दिया। क्या बात है मातंड, तुमने हमें क्यों जगा दिया? शायद यह कुछ कह भी रहा है। स्वामी, यह हमें अपने साथ चलने के लिए कह रहा है, शायद कुछ दिखाना चाहता है। ओह, तो चलो देखते हैं। फिर वे दोनों उठकर रंगीला के पीछे पीछे चल पड़े। रंगीला मंदिर से निकलकर एक और बढ़ने लगा था। पता नहीं कहाँ ले जा रहा है, जरूर कोई खास बात मालूम पड़ती है। काफी दूर चलने के पश्चात बंदर रुक गया और उन्हें कुछ आगे दो बौने व्यक्ति कोई वस्तु उठाते हुए दिखाई दिए। सतर्कता के नाते चार्ली और मार्तंड
एक पेड़ की ओट में छुप गए। पता नहीं कौन है और यहाँ क्या करें। चुप रहो, हो सकता है वे काल भैरव के ही आदमी हो। जब वे दोनों व्यक्ति वह वस्तु उठाकर एक तरफ बढ़ने लगे तो चार्ली और मार्तंड भी दबे पांव उनके पीछे हो लिए। इस समय चार्ली और मार्तंड के कान दोनों के बीच हो रही बातचीत पर ही लगे थे। वे दोनों अपना पीछा किए जाने से अनभिज्ञ थे। आपस में बात करते हुए आगे बढ़े चले जा रहे थे। एक कह रहा था, भाई मुख्य पुजारी जी जब से उस लड़की को यहाँ उठाकर लाए हैं तब से प्राय कोई न कोई नई घटना घटती ही रहती है। दूसरे ने कहा, तुम ठीक कहते हो भाई, कल भी कोई ऐसा ही कुछ हुआ। दो व्यक्ति नदी किनारे पकड़े गए थे। कहते हैं कि वे मुख्य पुजारी काल भैरव को मारना चाहते थे। उनको कल काली माता के मंदिर में बलि चढ़ाना था, परंतु न जाने क्या हुआ कि मंदिर ही आकाश में उड़ गया और अभी तक उसका कुछ पता नहीं चल सका। हाँ भाई, है तो मैंने भी सुना, लेकिन पता नहीं इस तरह कब तक हम उस बोनी राजकुमारी के लिए भोजन सामग्री लेकर जाना होगा। भाई मुझे तो सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात का है कि आखिर काल भैरव ने राजकुमारी को यहाँ इतनी दूर क्यों रख छोड़ा है। वह उसे अपने पास या गांव में भी तो कैद में रख सकता था। इसका कारण मैं जानता हूँ। यदि कोई युवती उसको स्पर्श कर ले तो माँ पुजारी काल भैरव की सारी मांत्रिक शक्ति जाती रहेगी। इसलिए वह अपने ऊपर किसी युवती की छाया तक नहीं पड़ने देता और यही कारण है कि राजकुमारी को इतनी दूर जंगल में कैद रखा गया है। अरे लेकिन तुम्हें यह सब कुछ कैसे मालूम हुआ? पहला व्यक्ति हंसता हुआ बोला, हा हा हा, क्या तुम नहीं जानते कि मैं पुजारी जी के खास सैनिकों में से एक हूँ? लेकिन खबरदार, इस बात की किसी दूसरे को खबर भी नहीं होनी चाहिए, वरना हम दोनों की मौत निश्चित है। अरे तुम चिंता मत करो, मुझे क्या किसी पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं यह बात किसी दूसरे को बताने जाऊंगा। उनकी बात सुनकर चार्ली और मार्तंड ने एक दूसरे की ओर अर्थपूर्ण नजरों से देखा। फिर चार्ली बोला, कुछ समझे मार्तंड? हाँ स्वामी, ये राजकुमारी के लिए भोजन लेकर जा रहे हैं। यदि हम इन दोनों पर काबू पा लें तो राजकुमारी तक पहुंचने का हमारा काम आसान हो सकता है। बिल्कुल ठीक समझे। इन पर काबू पाना बहुत जरूरी है, लेकिन ध्यान रहे इनमें से कोई भी बचकर भागने न पाए। निश्चिंत रहे स्वामी। फिर वे तेजी से आगे बढ़े और आह उफ, दूसरे क्षण वे दोनों बेहोश पड़े जमीन सूंघ रहे थे। रंगीला ने भी उनकी मदद की और एक रस्सी से उसने उन दोनों को एक पेड़ के साथ बांध दिया। सिगरी चार्ली और मार्तंड ने उन दोनों व्यक्तियों के कपड़े अपने शरीर पर पहन लिए और सामान उठाकर उस दिशा में बढ़ने लगे जहां पर राजकुमारी के होने की संभावना थी। आश्चर्य है, हमें अभी तक सब बोने बोने दिखाई दिए। यह बोनों की नगरी कहलाती है स्वामी। काफी देर तक चलते रहने के बाद उनको एक खंडर दिखाई दिया जिसके चारों ओर काल भैरव के सैनिक पहरा दे रहे थे। स्वामी, लगता है राजकुमारी को यही कैद कर रखा उस दुष्ट ने। हाँ लेकिन बात मत करो, चुपचाप आगे बढ़ते रहो। पहरेदारों को किसी किस्म का संदेह नहीं होना चाहिए। फिर वे दोनों खामोशी से आगे बढ़ते रहे। पहरेदार सैनिक उन्हें अंधकार होने के कारण नहीं पहचान पाए और न ही किसी ने उन्हें रोका टोका। खंडर के भीतर प्रविष्ट होते ही उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गई, क्योंकि खंडर भीतर से किसी आलीशान महल से कम नहीं था। आश्चर्यजनक, बाहर से देखकर तो कोई भी नहीं कह सकता कि भीतर से यह राजमहल कितना सुंदर और आलीशान होगा। रुको मत, महल के भीतर चलो, हमें जल्द से जल्द राजकुमारी को ढूंढना है। दोनों महल के भीतर दाखिल हो गए और राजकुमारी का कमरा ढूंढने लगे। शीघ्र ही उन्हें राजकुमारी वाला कमरा मिल गया। वह देखे स्वामी, वह 2 फुट की राजकुमारी। ओ तुम यहीं रहो, मैं भीतर जाता हूँ। ठीक है। चार्ली भीतर प्रविष्ट हुआ और कुछ क्षणों तक राजकुमारी को अपलक देखते रहने के पश्चात उसने उसे जगा दिया। तो कौन हो तुम और क्या चाहते हो? राजकुमारी जी, मेरा नाम चार्ली है और मैं आपको यहाँ से छुड़ाने आया हूँ। अब आप किसी प्रकार की चिंता न करें। थोड़े दिनों बाद ही आपको आपके पिता के पास ले जाऊंगा। सब कुछ जान सुनकर राजकुमारी प्रसन्नता से झूम उठी। उसी समय रंगीला ने भीतर प्रवेश किया और उसे देखकर राजकुमारी भयभीत हो उठी। आई बचाओ! डरिए मत राजकुमार जी, यह हमारा दोस्त है रंगीला। अब से ये आपकी सहायतार्थ यहीं रहेगा और आपके विषय में हमें सूचित भी करता रहेगा। ओह! उसके बाद राजकुमारी से विदा लेकर चार्ली और मार्तंड उस खंडर रूपी महल से बाहर निकल आए
और उस दिशा में बढ़ने लगे जिस दिशा में मंदिर और दोनों कैदी थे। परंतु जब वे उस स्थान पर पहुंचे जहां दोनों कैदियों को बांध कर छोड़ गए थे तो अरे वे दोनों कैदी तो भाग निकले। हाँ, यही लगता है अब हमारा भी यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। काल भैरव सारी जानकारी मिलते ही हमें मौत के घाट उतारने की कोशिश करेगा। फिर दोनों तेज कदमों से मंदिर की ओर चल पड़े। परंतु जैसे उन्होंने मंदिर के भीतर घुसना चाहा, एक सिंह ने भीतर से निकलकर उन पर छलांग लगा दी। आह उफ! सिंह मार्तंड को पंजों में दबाए दूर जा गिरा। पहले तो मार्तंड कुछ घबराया, लेकिन फिर संभल कर वह शेर से भिड़ गया। निस्संदेह बोना मार्तंड शेर से कम फुर्तीला और ताकतवर नहीं था। वह गजब की फुर्ती से सिंह की पीठ पर सवार हुआ और पूरी शक्ति से उसकी गर्दन दबाने लगा। शिकारी शेर की जीभ और आंखें बाहर निकल आई। वाह, निस्संदेह मार्तंड एक बहादुर लड़का है। और अगले कुछ पलों बाद शेर जमीन पर मर्द पड़ा दिखाई दे रहा था। शाबाश मार्तंड, चलो अब मंदिर के भीतर चलें और उसे उड़ाकर यहाँ से दूर हो जाए। चलिए स्वामी। मंदिर के भीतर प्रविष्ट हो चार्ली ने जैसे ही दीवार पर टंगे नरमुंड को उसके स्थान से हटाया, मंदिर एक तेज आवाज के साथ आकाश में उड़ने लगा। लेकिन मंदिर के आकाश में उड़ते जमीन पर मर्द पड़ा शेर एकाएक जीवित हो उठा और तेजी से एक तरफ दौड़ पड़ा। मंदिर के आकाश में उड़ने के बाद चार्ली और मार्तंड ने शांति की सांस ली। काली माता के चरणों पर के फलों को खाकर उन्होंने भूख मिटाई और आराम करने के लिए फर्श पर लेट गए। लेकिन अभी लेटे हुए उन्हें थोड़ी देर हुई थी कि अचानक एक भयानक धमाके के साथ मंदिर की छत उड़ गई और उन्हें नीला आकाश दिखाई देने लगा। धड़ाम! अरे हे ईश्वर, यह क्या हुआ? अभी वे इस घटना का कारण समझ भी नहीं पाए थे कि काली माता की मूर्ति अपने स्थान से हिली और छत से निकलकर आकाश में उड़ने लगी। स्वामी, यह सब क्या होने लगा? मैं भी कुछ समझ नहीं पा रहा मार्तंड। शिगरी एक एक करके चारों तरफ की दीवारें भी धमाके के साथ फर्श से अलग होकर हवा में तैरने लगी। धड़ाम धड़ाम! अब वे चौड़े फर्श पर खड़े थे और फर्श तेजी से के साथ एक अज्ञात दिशा की ओर उड़ा चला जा रहा था। तभी एक जोरदार झटका लगा और दोनों एक फर्श पर लुढ़क गए। फर्श तेजी से तिरछा होने लगा था। उफ! अब मौत निश्चित है स्वामी। कैसे निपटा जाए इस मुसीबत से? फिर शिगरी फर्श एकदम उल्टा हो गया और दोनों फर्श से लुढ़ककर हवा में कलाबाजी खाते हुए पृथ्वी की ओर गिरने लगे। आई हे ईश्वर! तभी उन्हें छिपकली जैसे आकार का एक विशाल पक्षी उड़ता हुआ अपनी ओर आता दिखाई दिया। बाप रे, यह कैसा भयानक पक्षी है! उफ! ऐसा कभी न देखा था न सुना। दूसरे क्षण उस विशालकाय और भयानक पक्षी ने झपटकर मार्तंड को अपने मुंह में दबा लिया। नहीं, हे ईश्वर, मेरे मित्र की मदद कर! और उसे निकलकर वापस उसी दिशा में लौट गया जिस दिशा से आया था। आह! वह दुष्ट मेरे प्यारे दोस्त को ले गया। फिर चार्ली की आंखें भी बंद होती चली गई। दूसरे क्षण वह पूर्ण रूप से मूर्छित होकर पृथ्वी की ओर तेजी से लुढ़का जा रहा था। जब चार्ली को होश आया तो उसने अपने आप को एक वृक्ष की टहनियों में अटके पाया। दिन का उजाला चारों तरफ फैला हुआ था। आश्चर्य, मैं बच कैसे गया? लेकिन मेरा प्यारा मित्र मार्तंड! तभी उसकी नजर नीचे की ओर गई और ठीक उसी वृक्ष के नीचे बैठे दो भयानक शकल सूरत के जानवर रूपी विशालकाय व्यक्तियों को देखकर वह पल भर के लिए बुरी तरह घबरा उठा। हे ईश्वर, कितने भयानक इंसान है यह दोनों! यदि इनकी दृष्टि मुझ पर पड़ गई तो? जबकि वे दोनों विशालकाय वृक्ष के ऊपर बैठे चार्ली से बेखबर आपस में तल्लीन थे। चार्ली ने अपने आप को संभालकर अपने कान उनकी बातों की ओर लगा दिए। उनमें से एक कह रहा था, सुनो, हम कब तक बेरुंड पक्षियों का अत्याचार सहते रहेंगे? वे जब इच्छा होती है इस तरफ आ जाते हैं और हमारे साथियों को अपनी चोंच में दबाकर उड़ जाते हैं। हम उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। यदि यही होता रहा तो एक दिन हमारी पूरी जाति का सफाया हो जाएगा।
दूसरा उदास हो बोला, तुम ठीक है तो भाई, लेकिन मजबूरी है। शायद हम जीवन भर उनका सामना न कर पाए। हाँ, यदि कोई इंसान हमारी मदद करे तो इन बेरुंड पक्षियों से हमें हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल सकती है। तभी अरे भाई मरा। दुर्भाग्य से वह डाल टूट गई जिस पर चार्ली बैठा था। और वह धम से नीचे बैठे विचित्र और विशालकाय में से एक की पीठ पर जा गिरा। धप। अरे बाप रे। वह भीमकाय इस अचानक आने वाली विपत्ति से के लिए कतई भी तैयार नहीं था। अतः वह घबराकर जोर से उछला और हल्का फुल्का चार्ली उस झटके से किसी फुटबॉल के समान हवा में उछल गया। हवा में उड़ता हुआ वह दूर धरती पर जा गिरा, लेकिन दूसरे पल वह गजब की फुर्ती के साथ उछलकर न केवल सीधा खड़ा हुआ, बल्कि उसने तेजी के साथ अपनी म्यान से तलवार भी खींच ली। जबकि अपने सामने एक मनुष्य को खड़े पा वह भयानक जानवर सरीखे इंसान आश्चर्य और प्रसन्नता से भर उठे थे। अरे मनुष्य! आह, लगता है देवता ने हमारी प्रार्थना सुन ली। उनकी बातें सुनकर चार्ली कुछ कहने ही जा रहा था कि उन दोनों विशालकाय में से एक बोला, ए युवक, तुम इस घने और भयानक जंगल में किस प्रकार आ गए? यहाँ पर तुम्हारा जीवन हर प्रकार से खतरे में। हमें अपना दुश्मन नहीं बल्कि मित्र ही समझो। कुछ सोचकर चार्ली ने उन्हें सारी आपबीती सुना दी। उनकी बात सुनकर दूसरा भीमकाय बोला, अवश्य तुम्हारे मित्र को ले जाने वाला बेरुंड पक्षी ही होगा। इन पक्षियों के कारण हम भी बहुत परेशान हैं। यदि यदि तुम हमारी मदद करो तो हम तुम्हारे मित्र को खोजने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं। ओह, वह कैसे? हम तुम्हें अपने साथ उस स्थान पर ले जाएंगे जहाँ पर उन बेरुंड पक्षियों का वास है। शायद वहीं तुम्हें तुम्हारा मित्र भी मिल जाए, क्योंकि वह पक्षी जाति अपने शिकार को कुछ दिनों तक पहले अपनी कैद में रखकर उसे मोटा तगड़ा करने के लिए खूब खिलाती पिलाती है, फिर मारकर खा जाती है। तो फिर जल्दी बताओ, मैं तुम्हारी क्या और कैसे सहायता कर सकता हूँ? तुम उन बेरुंड पक्षियों को मारकर हमें उनके अत्याचार से मुक्ति दिला सकते हो। तुम्हारा ये एहसान हमारी जाति कभी नहीं भुला पाएगी। परंतु उन सारे पक्षियों को समाप्त करना क्या मेरे लिए संभव होगा? उन सारे पक्षियों को मारने की जरूरत नहीं है। उन पक्षियों को जन्म देने वाले एक छोटी मादा पक्षी है, लेकिन वह शक्ति और खूंखारता में तमाम विशाल पक्षियों से कहीं ज्यादा है। यदि उस मादा को किसी प्रकार समाप्त कर दिया जाए तो समस्त बहरूण पक्षी अपने आप मर जाएंगे और हमारी जाति उन पक्षियों से छुटकारा पा जाएगी। तब ठीक है, मैं तैयार हूँ। मुझे अब उनके आवास स्थान पर ले चलो। धन्यवाद युवक, आओ मेरी पीठ पर बैठ जाओ। हम जल्दी ही तुम्हें उस स्थान पर पहुंचा देंगे। चार्ली ने उसकी पीठ पर सवार हो उसके लंबे बाल मजबूती से पकड़ लिए और फिर वे दोनों विशालकाय उसे लेकर तेजी से एक और बढ़ चले। शुक्र है कि मेरा कद छोटा है, वरना किसी वृक्ष के तने से टकराकर मेरी खोपड़ी चूर चूर हो गई होती। मार्तंड का क्या हुआ? क्या चार्ली बेरून पक्षियों की जाति को समाप्त कर सका? काल भैरव का क्या हुआ? क्या चार्ली 2 फुट की राजकुमारी को काल भैरव की कैद से छुड़ा पाने में सफल हुआ? कीर्ति स्वामी और शत्रुकाल कौन थे तथा उनमें क्या दुश्मनी थी? तो दोस्तों, इस कॉमिक्स का आखिरी पार्ट है 2 फुट की राजकुमारी, और ये आपको कल मिल जाएगी। और ये मिलेगी आपको प्ले लिस्ट में, मनोज स्टोरी का फोल्डर है उसके अंदर। तो मिलते हैं कल 2 फुट की राजकुमारी आखिरी पार्ट में।